हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में, आज इस टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे कैसे अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि के द्वारा। तो चलो ध्यान देना यहाँ पे, क्या अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जो वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में लेते हैं। यानी कि नाइट्रोजन गैस को 1 अनुपात में लिए, 1 आयतन में ली, यानी कि 1 लीटर में यदि लीटर की बात करें पर या किलो की बात करें तो 1 किलो अपन नाइट्रोजन गैस लेते हैं और 3 किलो या 3 लीटर हाइड्रोजन गैस लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके बारे में बहुत चर्चा करी, ठीक है, और उन साइंटिस्ट का नाम था ले सातेलिए। उन्होंने बताए थे कि कैसे आप इसी विधि के द्वारा अमोनिया की ज्यादा मात्रा बना सकते हो। और ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा वो आप 100% कंपाउंड भी लोगे ना, यौगिक भी लोगे तो 10 से 15% ही बनेगी इस सिद्धांत के अनुसार भी। तो ले सातेलिए ने बताया था कि ये अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय यानी कि उत्क्रमणी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उत्क्रमणी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये बात क्लियर हो गई। उत्क्रमणी यानी कि होता है बेटा दोनों तरफ होने वाली क्रियाकारक से उत्पाद बनने वाली, और जैसे कोई क्रियाकारक आपका ए है, ठीक है ना, और एक क्रियाकारक आपका बी है, ये रिएक्टेंट्स है दोनों। ये रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? C+D बना लेंगे। ठीक है, मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि कोई रिएक्टेंट्स ए है और कोई दूसरा रिएक्टेंट बी है, इन दोनों ने रिएक्शंस करके प्रोडक्ट क्या बना लिए? C+D बना लिए हैं। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे कि ये रिएक्टेंट्स ए और रिएक्टेंट बी है, इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनेगी? C+D। अब ध्यान देना, ये C+D से भी आप क्या बना सकते हैं? A+B। ऐसी रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक बन जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई आपको कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक बन जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उष्माक्षेपी क्या होती है? दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, उष्माशोषी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो ये है उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी यानी कि होता है एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ले सातेलिए ने बताया था कि ये हैबर विधि जो है उत्क्रमणी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया होती है इसमें ध्यान देना, दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए आपको, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ये दोनों क्लियर हो गई आपको, उष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चलो आगे ध्यान देना कि ये जो अभिक्रिया है इसमें ताप कैसा होगा बेटा? कम होगा। ताप कम होगा और दाब अधिक होगा, तभी अमोनिया की अधिक मात्रा बनेगी।
क्या बोला मैंने? ताप कम होगा और दाब अधिक होगा। ये 2 पॉइंट और ध्यान रखना कि ताप कम होगा और दाब अधिक होगा, तब अमोनिया की अधिक मात्रा बनती है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, रिवर्सिबल अभिक्रिया है, ये भी बात क्लियर हो गई। मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है ना? ध्यान देना आगे। तो यह अभिक्रिया ताप कम होगा, दाब अधिक होगा, तभी होगी अभिक्रिया, ठीक है? आगे ध्यान देना इसी में कि यह अभिक्रिया कोई ना कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और वो उत्प्रेरक है आपके मॉलिब्डेनम और आयरन की चूर्ण, ठीक है ना? एमओ और एफई की चूर्ण, मॉलिब्डेनम और आयरन की चूर्ण, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया बहुत तेज होती है। तो ले सातेलिए ने बताया था कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि एक एक्सोथर्मिक यानी कि क्या आपका उष्माक्षेपी, और रिवर्सिबल मतलब है क्या? उत्क्रमणी, यानी कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि एक उष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अमोनिया की अधिक मात्रा ताप कम और दाब अधिक पर बनेगी, यानी कि तापमान कम होना चाहिए और दाब अधिक होना चाहिए। इस अभिक्रिया की गति बेटा बहुत स्लो होती है, तो इसमें जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, क्या अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। यानी कि ये कैसे उत्प्रेरक होंगे? आपके फास्ट वाले उत्प्रेरक होंगे, अभिक्रिया की गति को धनात्मक उत्प्रेरक होंगे, ये अभिक्रिया को वेग बढ़ा दे रहे हैं। एक बार और सुन लो सिद्धांत आप। ले सातेलिए के अनुसार अमोनिया निर्माण की हैबर विधि एक आपकी उष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अमोनिया की अधिक मात्रा तापमान कम होने पर और दाब अधिक होने पर अधिक मात्रा बनेगी। इसमें अभिक्रिया के वेग बढ़ाने के लिए क्या मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करते हैं। ये सिद्धांत हो गए आपके, क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? क्या सिद्धांत ही हो गए। अब ध्यान देना क्या करते हैं बेटा अपन कि यहाँ पे ध्यान देना, ये ले सातेलिए के अनुसार तो सिद्धांत क्लियर हो गए आपको, ठीक है ना? अब विधि सुनना इसकी सबसे पहले। क्या विधि? क्या विधि? वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कितने 1:3 में मिलाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को 1 लीटर लेंगे या 1 किलो गैस लेंगे, ऐसे ही हाइड्रोजन को 3 अनुपात में लेंगे और उसको पंप की सहायता से कहाँ पहुंचा देते हैं बेटा? आपके उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा देते हैं। कहाँ? उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पे ऑक्सीकरण कक्ष लिखा था, ये उत्प्रेरक कक्ष है, ठीक है ना? और ऑक्सीकरण मतलब होता है क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ध्यान देना, उसे कहाँ पहुंचा देते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा देते हैं। यहाँ पे सुधार लेना आप थोड़ा सा, वीडियो पूरा देखोगे तो बात क्लियर हो जाएगी, बन जाएगी। तो इसे ध्यान देना, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को पंप के द्वारा कहाँ पहुंचा देते हैं? आपके उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा देते हैं। और उत्प्रेरक कक्ष में बेटा यहाँ का जो तापमान होता है, ध्यान देना, 770 से 970 केल्विन होता है यहाँ का तापमान, ठीक है ना? कम तापमान करने हैं आपको, उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं उत्प्रेरक कक्ष, आपका उत्प्रेरक कक्ष। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी, ठीक है ना? 770 से 970 केल्विन तापमान होता है और दाब होता है बेटा यहाँ का 200 वायुमंडलीय दाब होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो सर आपने तो कम ताप बोले हो ना और दाब अधिक बोले हैं, तो बेटा ध्यान देना, ये 770 से 970 केल्विन तापमान है, ये 200 वायुमंडलीय दाब है। मैंने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करूंगा तो ये कितना आपका 273 कम कर देंगे बेटे इसमें, तो ये समथिंग अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 273 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 570 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आपका बेटा, ध्यान देना, 770 कितना हो जाएगा? ये 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। ये केल्विन जो है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि जब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो क्या करते हैं बेटा? 273 को माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेट किया हूँ, ठीक है ना? और होगा ऐसे ही 200 वायुमंडलीय दाब। सर आपने यहाँ दाब अधिक लिखी हो, यानी कि दाब बेटा आपको पता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है?
760 mmHg होता है, ठीक है ना, 760 mmHg। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, आपका 760 mmHg मतलब क्या, आपके यहाँ 200 वायुमंडलीय दाब है, तो अपने को 200 में किसका 760 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखो कितना जाएगा, ये 76 दूनी 7 दूनी 14, बहुत चला जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है 760 mmHg। तो ऐसे ही ये 760 mm यानी कि 760 का 200 में गुना होगा, मल्टीपल होगा यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? तो क्या ताप से ज्यादा दाब निकल जाएगा आपको, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। तो ध्यान देना, उत्प्रेरक कक्ष में बेटा मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो क्या दोबारा सुनना, विधि में पहला पॉइंट ध्यान देना कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में क्या वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में मिश्रण करके पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचाते हैं और उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक इतना। आगे ध्यान देना इसी में कि यहाँ पे बेटा इतने अधिक दाब पर यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब पर और 760 से 970 केल्विन तापमान पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करके, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये देखो यहां से आई होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में सहयोग करके अमोनिया गैस की वाष्प बना लेती है और अमोनिया गैस की वाष्प यहां से इधर आ जाएगी। ठीक है ना, क्या यहां से पंप की सहायता से अपन ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में सहयोग करके उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचाए थे और उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 770 से 970 केल्विन था। ठीक है ना, और उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करे थे और यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब था 200 वायुमंडलीय। इतने अधिक दाब पर और इतने कम तापमान पर मॉलिब्डेनम और आयरन, इस पॉइंट को व्यवस्थित लिखना पड़ेगा आपको कि इतने अधिक दाब पर और इतने कम तापमान पर मॉलिब्डेनम और आयरन चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सहयोग करके अमोनिया गैस की वाष्प बना लेती है और ये वाष्प यहाँ से इस कक्ष के द्वारा कहाँ आ जाती है, आपके शीतलन कक्ष में। यानी कि ध्यान देना N2 और क्या बेटा यहाँ पे 3H2, यानी कि देखो 1:3 पे ही प्राप्त होगा आपको। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 त्रिछेद, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 1:3 पे ही मिला है आपको। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स लेना है आपको और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स। यदि इसको एटम्स में बात करें तो नाइट्रोजन का 2 एटम्स है और हाइड्रोजन के 6 एटम्स है। तो इनको क्या ले लिए बेटा, अपन यहाँ से ले लिए और किधर पहुंचा दी, यहाँ पे पहुंचा दी। यहीं पे बन गई अमोनिया गैस की वाष्प और ये अमोनिया गैस की वाष्प को कहाँ पहुंचा देते हैं अपन, शीतलन कक्ष में ठंडा करने के लिए पहुंचा देते हैं। ठीक है, और नीचे से जल प्रवाहित करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन ध्यान देना बेटा, यहाँ से अपन क्या करते हैं, अमोनिया गैस की वाष्प को ये पहुंचा दिए और नीचे से यहाँ से बेटा ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। ये ठंडा जल जो है इसके अमोनिया गैस के संपर्क में जैसे ही आएगा, ठीक है ना, ये ठंडा गैस के संपर्क में अमोनिया गैस जैसे ही आएगी वो भी ठंडी हो जाएगी और कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, अमोनिया गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स जल के साथ सहयोग करके क्या द्रवित अमोनिया की गैस बना लेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या द्रवित अमोनिया की गैस बना लेंगे, NH3 बना लेंगे। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो यहाँ पे अपन ने 200 वायुमंडलीय दाब ली है, ठीक है ना, और ये रिवर, ठीक है ना, 200 वायुमंडलीय दाब और MO और Fe अपन ने क्या उत्प्रेरक के रूप में लिए। इस कक्ष की अभिक्रिया बता रहा हूं मैं आपको, और 770 से 970 केल्विन तापमान लिए है यहाँ। क्लियर है मेरी बात कितनी? दोबारा सुनना इतना कि
वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में मिश्रण पंप के द्वारा कहाँ पहुंचा देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा देते हैं, जहां पे उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करते हैं, जहां का तापमान 770 से 970 केल्विन होता है और 200 वायुमंडलीय दाब होता है। इतने अधिक दाब पर और इतने कम तापमान पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करके अमोनिया गैस की भाप बना लेते हैं, जिसे कहाँ पहुंचा देते हैं बेटा, शीतलन कक्ष में, और नीचे से यहाँ से क्या जल प्रवाहित करते हैं, यहाँ से जल प्रवाहित करते हैं। जैसे ही अमोनिया गैस इसके संपर्क में आएगी तो ठंडी हो जाएगी और कुछ जल के मॉलिक्यूल्स अमोनिया गैस के साथ में अभिक्रिया करके क्या द्रवित अमोनिया बना लेंगे और नीचे अपन को एकत्रित हो जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ पे N2 + 3H2 200 वायुमंडलीय दाब ये है और 770 से 970 केल्विन तापमान है। MO और Fe क्या है आपके यहाँ पे उत्प्रेरक है। तो क्या बना लेगी बेटा ये यहाँ पे ध्यान देना 2NH3, ठीक है। और क्या यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक यानी कि उष्मा निकलेगी यहाँ से, और कितनी उष्मा निकलती है, 22,400 KCl एनर्जी निकलती है यहाँ से, 22,400 KCl एनर्जी निकलती है, यानी कितनी अधिक एनर्जी निकलती है, ये भाप के साथ एनर्जी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी। अब बेटा कुछ ध्यान देना, यहाँ से जो अमोनिया बनी हुई होगी आपकी, ये अमोनिया का कुछ भाग जो है, ध्यान देना यहाँ पे जो अमोनिया आपको 10 से 15% अमोनिया ही द्रव रूप में प्राप्त होगी। यहाँ से कितनी, 10 से 15% अमोनिया, 10 से 15% अमोनिया ही द्रव रूप में प्राप्त होती है। बाकी अमोनिया कहाँ जाती है, ध्यान देना, वो अपने अवयवी घटकों में टूट जाती है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ही टूट जाती है और उसे फिर पुनः कहाँ पे पंप की सहायता से इधर पहुंचा देते हैं और वो पुनः कहाँ आ जाती है, आपके यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना, ये 10 से 15% अमोनिया ही द्रव के रूप में मिलती है, बाकी अमोनिया क्या हो जाती है, अपने अवयवी घटकों में टूट जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ही टूट जाती है। इन्हें पुनः कहाँ पहुंचा देते हैं, फिर अपन उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा देते हैं। यहाँ फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा सहयोग करती है, यानी कि इसकी दूसरी रिएक्शन क्या होगी कि N2, ठीक है ना, प्लस 3H2, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा दोबारा 2NH3 करके। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी आपको, ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है, कि ये देखो N2 और H2 फिर टूट गए यहाँ पे और इसको पंप के द्वारा फिर कहाँ पहुंचा दे रहा अपन, तो इसी को तो रिवर्सिबल कहते हैं। यानी कि पहले आपके अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बन गई थी और ये अमोनिया गैस की बात बन गई, ये अमोनिया गैस की बात फिर किस में टूट गई, N और H में, फिर इन N और H को कहाँ पहुंचा दिया अपन ने, उत्प्रेरक कक्ष में, यहाँ पे फिर ये अमोनिया गैस की बात बना लेते हैं और फिर कहाँ से ये प्रक्रम चलते रहता है आपका। तो चलो एक बार सिद्धांत भी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ले सातेली ने बोला था कि ये एक उष्माक्षेपी और कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अमोनिया की अधिक मात्रा दाब अधिक और ताप कम पर उत्प्रेरक की उपस्थिति, मॉलिब्डेनम और आयरन चूर्ण की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिक मात्रा में बनती है। उत्प्रेरक का उपयोग क्यों किया जाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए। इतना आपको सिद्धांत में लिखना है ले सापेलिए के अनुसार। ऐसे ही विधि ध्यान देना कि वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में मिलाकर इसे पंप की सहायता से कहाँ पहुंचाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण का उपयोग करते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई आपको। और उत्प्रेरक कक्ष का तापमान कितना होता है, 770 से 970 केल्विन होता है और दाब होता है 200 वायुमंडलीय दाब, ये बात भी क्लियर हो गई है। तो इतने अधिक दाब पर और इतने कम तापमान पर यहाँ अभी भी बच्चों को कंफ्यूज होगा कि सर ये तो आपने तो तापमान ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे 770 से 970 और दाब 200 ही दिख रहा है। तो बेटा ये ध्यान देना, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mmHg, ये तो क्लियर है। यहाँ पे इसका गुना होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इतने अधिक दाब पर और इतने कम तापमान पर, ठीक है ना,
उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके ये अमोनिया गैस की बाष्प बना लेती है। इसे शीतलन कक्ष में पहुंचा देते हैं, जो जल की कुछ मात्रा के साथ में अभिक्रिया करके द्रवित अमोनिया के रूप में 10 से 15% आपको अमोनिया मिल जाती है। ये बात क्लियर हो गई। बची कुछ अमोनिया जो है अपने अवयवी घटक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में ब्रेक हो जाती है और ये कहाँ चली जाती है, दोबारा उत्प्रेरक कक्ष में चली जाती है। और ध्यान देना यहाँ पे, क्या पुनः ये अमोनिया गैस की बाष्प बना लेती है और कहाँ जाती है, फिर दोबारा आपके इस पे ही आ जाती है, कहाँ पे, द्रवित अमोनिया के रूप में। तो है रिवर्सिबल। और ये रिएक्शन लिखा मैंने, तो अमोनिया गैस बनी है और 22,400 केसीएल एनर्जी, कितनी, 22,400 केसीएल एनर्जी बाहर निकल रही है इससे। ये बात भी क्लियर हो गई मेरी, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाली रिएक्शन देखना बेटा, ये तो यही हो गई है, यहाँ की रिएक्शन ये वाली है। अब ये अवयवी घटकों में टूटा होगा, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, फिर यहाँ से इसी वाले मार्ग से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर कहाँ चले जाते हैं, द्रवित अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये वाली रिएक्शन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार बहुत मेहनत लगती है, तो आप सब्सक्राइब भी करना, ठीक है।